इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट 3, जिसमें हम सिल्क के बारे में जानेंगे। तो ये सिल्क एक फाइबर होता है जो कि एनिमल फाइबर है, ये एनिमल से मिलता है और सिल्क वॉर्म से मिलता है। जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो फाइबर को बनाते हैं। तो सिल्क वॉर्म मतलब रेशम का कीड़ा होता है जो कि फाइबर को बनाते हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सीरीकल्चर। तो ये जो रेशम के कीड़ों का जो सिल्क वॉर्म्स को पालते हैं, हम रियरिंग करते हैं और उससे सिल्क ऑब्टेन करते हैं, उसे सीरीकल्चर बोलते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, ऑन्ट, ग्रैंडमदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव, लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क्स। तो अपनी मदर या आंटी या ग्रैंड मदर से पूछें और उनसे सिल्क की साड़ीज के बारे में पूछें कि उनके पास किस किस तरह के सिल्क की साड़ी है, और जितने भी तरह के सिल्क आपको पता चलते हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं। और बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज नेसेसरी टू नो इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। तो ये सिल्क का जो कीड़ा होता है, सिल्क मोथ जो होता है, सिल्क वॉर्म, इसकी लाइफ साइकिल देखें, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। सबसे पहले फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स from which hatch larvae which are called caterpillars and silkworms। तो जो ये सिल्क मोथ होता है, यानी सिल्क का जो कीड़ा का जो सबसे बड़ा वर्जन होता है, एडल्ट जो होते हैं फीमेल सिल्क मोथ, ये एग ले करती है, यानी अंडे देती हैं, खूब सारे अंडे एक साथ दे देती हैं। और जब वो अंडे फूटते हैं तो उनमें से कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म निकलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये एग्स दिए हुए उसने। सबसे पहले ये मदर ने एग दिए, एग्स से ये सिल्क वॉर्म बने, और सिल्क वॉर्म से फिर they grow in size, and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa, it first weaves a net to hold itself, then it swings its head from side to side in the form of figure of 8। तो जब ये सिल्क वॉर्म थोड़े बड़े हो जाते हैं और 20 से 25 दिनों के बाद जब वो खूब बड़े हो जाते हैं, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेज में आने के लिए तैयार होते हैं, जिसको प्यूपा बोलते हैं। तो प्यूपा बनने से पहले वो अपने आप को एक नेट बनाते हैं अपने चारों तरफ, और फिर उसके अंदर अपना सिर को 8 फिगर में इस तरह से घुमाते हैं, अपने हेड को इस तरह से घुमाते हैं, स्विंग करते हैं, जिससे कि वो उसके चारों तरफ एक कुकुन बन जाता है, यानी वो एक कवर शेल बन जाता है उसके चारों तरफ। ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड, द कैटरपिलर सिक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन which hardens on exposure to air and becomes silk fiber। तो जब वो ये 8 फिगर से अपने हेड को घुमाते हैं 8 फिगर में, तो वो साथ साथ कुछ एक लिक्विड सिक्रीट करते हैं। फाइबर जो सिक्रीट होता है वो प्रोटीन होता है एक तरह का। जब वो एयर के साथ मिलता है तो वो सिल्क फाइबर बन जाता है, यानी सिल्क के धागे बनने लगते हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि होता क्या है। ये जो हमको फिगर दिया हुआ है, पहले फीमेल मोथ ने एग दिए, एग से कैटरपिलर निकले, और कैटरपिलर धीरे धीरे 20 से 25 दिनों में ग्रो करके इतने बड़े हो जाते हैं। और फिर जब वो ग्रो करने के बाद में वो अपने आप को एक नेट में चारों तरफ से कवर करने लगते हैं, धीरे 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 धीरे, और फिर साथ में सिल्क सिल्क के रेशे उनसे निकलने लगते हैं, और एक ऐसा एक कुकून बन जाता है, जो आप ये देख सकते हैं कुकून बन गया है। और कुकून के अंदर ये जो है सिल्क वॉर्म, ये बंध जाता है, अंदर फंस जाता है, और इसके अंदर ये डेवलप होता है एक मोथ में, जो मोथ ऐसी होती है। तो वो धीरे धीरे, मेल होगा तो इस मोथ ऐसा बनेगा, फीमेल होगा तो इस तरह से बनेगा। तो वो इसके अंदर मोथ डेवलप होता है कुकून में, और वो धीरे से फिर बाहर निकल जाता है। तो जो ये कुकून रहता है, इसके ऊपर सिल्क के फाइबर्स ऐसे लिपटे होते हैं, जिनको हम फिर बाद में डेवलप कर सकते हैं। तो अभी इसको आगे पढ़ लेते हैं। Soon the caterpillar completely covers itself by silk fibers and turns into pupa. This covering is known as cocoon। तो जब वो
कैटरपिलर धीरे धीरे अपने आप को उस फाइबर से कवर करता है, सिल्क फाइबर से, तो और वो प्यूपा बन जाता है, यानी उसके कवरिंग को कुकून कहते हैं, जो प्यूपा बन जाता है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ दिस पुपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कुकून। और जो बाकी डेवलपमेंट होता है ये प्यूपा का, यानी कैटरपिलर जब मोथ बनना होता है तो वो डेवलपमेंट उसका मोथ में कुकून के अंदर ही होता है, यानी वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है मोथ में, लेकिन कुकून के अंदर ही। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। तो जो सिल्क फाइबर निकलता है उससे सिल्क के कपड़े बनते हैं। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड टू स्टील। तो जो ये सिल्क यार्न निकलता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं स्टील से। नेक्स्ट है द सिल्क यार्न thread is obtained from the cocoon of the silk moth. There is a variety of silk moths which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture, coarse, smooth, shiny, etc. Thus, tussar silk, moga silk, kosa silk, etc. are obtained from cocoons spun by different type of moths. The most common silk moth is mulberry silk moth. तो जो ये सिल्क यार्न होता है ये कुकून के ऊपर लिपटा होता है, तो कुकून से हम निकाल लेते हैं। और ये अलग अलग सिल्क वॉर्म्स जो हैं अलग अलग तरह का सिल्क देते हैं, कुछ मोटा होता है, कोर्स होता है, कुछ बहुत ही स्मूथ होता है, कुछ शाइनी होते हैं। तो अलग अलग तरह के जो मोथ होते हैं उनसे अलग अलग तरह का सिल्क बनता है, और इसलिए उनके अलग अलग नाम होते हैं जो कपड़ों के होते हैं, जैसे टसर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क, एटसेट्रा। और जो मलबरी सिल्क है वो सबसे कॉमन, यानी कि शहतूत के पेड़ के ऊपर जो सिल्क का कीड़ा पनपता है, शहतूत की जो लीव्स होती हैं मलबरी की, उसके ऊपर जो बनता है उसको बोलते हैं मलबरी सिल्क। तो द सिल्क फाइबर फ्रॉम अ cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful colors. तो जो मलबरी सिल्क मोथ से जो सिल्क बनता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत शाइनी होता है। लस्ट्रस मतलब शाइनी, और इलास्टिक मतलब उसमें इलास्टिसिटी होती है, यानी कि वो फटता नहीं है, वो बहुत मजबूत होता है, और डाई किया जा सकता है अलग अलग ब्यूटीफुल कलर्स में। तो सीरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज अ वेरी गुड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कॉमर्शियल स्केल। तो जो ये रेशम के कीड़ों की खेती होती है सीरीकल्चर, सीरीकल्चर या कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म बहुत पुराना ऑक्यूपेशन है इंडिया में, यानी बहुत टाइम से चलता आ रहा है, और इंडिया बहुत सारा सिल्क बनाता है कॉमर्शियल स्केल पर। तो ये तो बेसिक एक नटशेल में था कि सिल्क कैसे बनता है। इसका हम डिटेल अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, बस उससे पहले ये 3 एक्टिविटीज हैं, इनको समझ लेंगे। एक्टिविटी 3.5, collect pieces of silk cloth of various type and paste them in your scrapbook. You can find them in a tailor's shop among the heap of waste cut pieces. तो आपको एक टेलर शॉप में जा करके उनसे छोटी छोटी कटिंग्स लेनी है सिल्क क्लॉथ की, जो अलग अलग टाइप के सिल्क क्लॉथ होते हैं, और उसको एक स्क्रैप बुक में चिपका देना है। जो ये वेस्ट कट पीस होते हैं उनके पास वही लेने हैं और उसको अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट कर लेना है। और then take help of your mother, aunt and teacher and identify the type of silk such as mulberry silk, tussar silk, eri silk और मोगा सिल्क etc. और अपनी मदर या आंट या टीचर से हेल्प ले करके उनको आइडेंटिफाई करना है कि मलबरी सिल्क इनमें से कौन सा है, टसर सिल्क कौन सा है, एरी सिल्क या मोगा सिल्क कौन सा है। Compare the texture of these silks with that of artificial silk pieces which contain synthetic fibers. Try and collect pictures of different moths whose caterpillars provide the various type of silks. तो उसके बाद आप कंपेयर करो उन सबको और टेक्सचर्स को, उनके जो सिल्क है उसके टेक्सचर को आर्टिफिशियल सिल्क से। आर्टिफिशियल सिल्क होता है एक तरह का जो जो सिंथेटिक फाइबर से बनता है, जो लैब में बनते हैं या मैनमेड होते हैं, उस सिल्क से हमें एक्चुअल वाले सिल्क के पीसेस को जो आपने टेलर से लिए कंपेयर करेंगे, और फिर हमें अलग अलग तरह के मोथ्स की पिक्चर्स कलेक्ट करनी है जो अलग अलग तरह का सिल्क बनाते हैं। एक्टिविटी 3.6 है, टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड
एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड। एक आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड लेना है जो कि सिंथेटिक है, मैनमेड है, और एक प्योर सिल्क थ्रेड है जो सिल्क मोथ से मिलता है। उन दोनों को लेकर के बर्न करना है धीरे धीरे, और नोटिस करना है कि क्या उनकी स्मेल में कोई डिफरेंस है। नाउ बर्न अ वूलन फाइबर केयरफुली, डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क, कैन यू एक्सप्लेन वाई। तो ये एक्टिविटी है जिसमें हमें दोनों को जला करके और उनको स्मेल करना है कि उसमें कुछ फ़र्क है कि नहीं है, और फिर वुलन फाइबर को भी केयरफुली बर्न करना है और उसको भी एक बार स्मेल करके देखना है कि वो किस तरह की स्मेल ले रहे हैं। थर्ड है टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी है 3.7 जिसे हमें ट्राई करना है। ये जो कोकून स्टेज मोथ जब पहुंचता है तो उसके बारे में है। फोटोकॉपी फिगर 3.9, कट आउट पिक्चर्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ एंड पेस्ट देम ऑन पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर। तो ये जो फिगर 3.9 दिया है ऊपर, ये वाला स्टेज, ये इसमें सारी स्टेजेस दी हैं। तो ये हमें इन पिक्चर्स को पहले फोटोकॉपी करना है और फिर इसको पेस्ट करना है एक पेपर पर, चार्ट पेपर पर, और फिर उसको जंबल कर देना है। और नाउ ट्राई एंड अरेंज दी स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस इन अ साइक्लिक फॉर्म, हुएवर डज इट फास्टेस्ट विंस। तो इसको हमने चार्ट पेपर पर रख देना है या कार्डबोर्ड पर, और उसके बाद उसको कट करके रख लेना है, और फिर हमें उससे एक गेम खेलना है कि उनको जंबल अप कर देंगे उस सारी स्टेजेस को और फिर उसको सीक्वेंस में लगाना है। तो ये एक्टिविटी बहुत अच्छी एक्टिविटी है जिसे आप कर सकते हैं। एंड यू मे ऑल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ योर इन योर ओन वर्ड्स, राइट इट डाउन इन योर स्क्रैप बुक। और आप इस लाइफ हिस्ट्री को, जो ये कुकुन की सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री है, इसको आप लिख भी सकते हैं अपने वर्ड्स में और उसे स्क्रैप बुक में लगा लें। नेक्स्ट इज द मेन थिंग विच इज फ्रॉम कुकून टू सिल्क। हाउ कुकून से हम लोग सिल्क कैसे बनता है, सिल्क मोथ से सिल्क कैसे बनता है, वो अब हम पूरा डिटेल में देखते हैं। For obtaining silk, moths are reared and their cocoons are collected to get silk thread. तो सिल्क बनाने के लिए हमें मोथ यानी कि जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं उनको, उनकी खेती करनी पड़ती है, उनको पालना पड़ता है, और उसके जो कुकून्स हैं उनको कलेक्ट करके उससे सिल्क थ्रेड निकालते हैं। तो अब सबसे पहले है रियरिंग सिल्क वॉर्म्स, यानी उनको सिल्क वॉर्म्स को कैसे पाला जाता है या उनकी खेती कैसे की जाती है। A female silk moth lays hundreds of eggs at a time। जो ये फीमेल सिल्क मोथ है ये hundreds eggs एक साथ देती है। The eggs are stored carefully on strips of clothes or paper and sold to silkworm farmers। तो जो ये सिल्क के मोथ के एग्स हैं इनको एक साथ पेपर्स में रख करके फार्मर्स को सेल कर दिया जाता है, और उसके बाद में द फार्मर्स keep eggs under hygienic conditions and under suitable conditions of temperature and humidity। तो ये फार्मर्स जो हैं ये एग्स जो इनसे बाय कर लेते हैं और उन एग्स को अपने यहाँ जहाँ पर वो ये सेरिकल्चर करते हैं वहाँ पर ये अच्छी हाइजीनिक कंडीशंस में और सूटेबल कंडीशंस जो कि उनके लिए होती हैं टेम्परेचर की और ह्यूमिडिटी की, कि इतना टेम्परेचर होगा, इतना ह्यूमिडिटी होगा, इतनी साफ सफाई होगी, ऐसा होगा, वो वहाँ पर उनको एग्स को अच्छे से रख देते हैं और एग्स को वार्म करते हैं, यानी कि एग्स को सूटेबल टेम्परेचर पर, यानी उनको गर्म रखते हैं, गर्म जगह में रखते हैं जहाँ वो एग्स हैच हो जाते हैं, यानी उनमें से लार्वा निकल जाते हैं, लार्वे निकलते हैं। और दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीफ। तो ये तब हम करते हैं जब जो ये शहतूत मलबरी ट्री होता है, ये ट्री है, तो ये इनकी लीव्स हैं, जब ये लीव्स बिल्कुल फ्रेश निकलती हैं उस समय पर हम ये एक्टिविटी करते हैं। तो लार्वे कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनॉर्मसली इन साइज।
तो जब ये मलबरी लीव्स हम इनको लार्वे को ऊपर डाल देते हैं, जो छोटे छोटे लार्वे एग से निकलते हैं, वो धीरे धीरे डे और नाइट इन मलबरी लीव्स को खाते हैं और फिर बहुत बड़े साइज के हो जाते हैं। तो जब बड़े साइज के हो जाते हैं इस तरह से, तो उसके बाद में अराउंड 20-25 डेज के बाद में वो एक शेल बनाते हैं। द लार्वे are kept in clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaves। तो जो लार्वे छोटे छोटे निकले थे उसके ऊपर हम फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स रख देते हैं, यानी कि शहतूत के पत्ते ताजे तोड़े हुए रख देते हैं। After 25 to 30 days, the caterpillars stop eating and move to the tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons। तो 25 to 30 डेज के बाद में जब वो कैटरपिलर्स बहुत बड़े हो जाते हैं और वो अच्छे से अपना पेट भर लेते हैं, उसके बाद वो खाना बंद कर देते हैं और जो एक बैम्बू ट्रे जिसमें वो रखे हुए हैं उसके छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं उसमें वो चले जाते हैं और फिर कोकून बनाना शुरू कर देते हैं, यानी वो ऐसे सिल्क थ्रेड को लगाना शुरू कर देते हैं। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू विच कोकून्स गेट अटैच्ड। तो इस ट्रे में छोटे छोटे रैक्स बना देते हैं जिनमें ये कोकून्स अटैच हो जाते हैं। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन्स द कोकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मोथ। तो कैटरपिलर अपने चारों तरफ एक नेट सा बनाना शुरू करता है और धीरे धीरे इसको पूरा अच्छे से कवर कर देता है ऐसे, और कोकून बन जाता है और कैटरपिलर उसके अंदर रह जाता है और जो धीरे धीरे फिर डेवलप हो जाता है मोथ में, यानी कि उसके पंख भी निकल आते हैं इसके अंदर। अब सिल्क कैसे प्रोसेस होता है? जो सिल्क प्रोसेस होता है वो एक पाइल ऑफ कोकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। जो कोकून के ऊपर का एरिया होता है, कोकून होता है, उसके उनको एक खूब सारे कोकून्स लेकर के उससे सिल्क फाइबर निकालते हैं। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन एंड बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। तो जो कोकून्स होते हैं उनको या तो सन में रखा जाता है या फिर उनको बॉयल किया जाता है या फिर स्टीम दिया जाता है ताकि उनसे जो सिल्क फाइबर है वो आराम से निकल जाए। द सिल्क फाइबर separates out। The process of taking out thread from the cocoon for use as silk is called reeling the silk। तो जो कोकून्स बन जाते हैं, कोकून्स के बाद में वो सिल्क धीरे धीरे निकाला जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रीलिंग द सिल्क। तो रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स which unwind the thread or fibers of silk from the cocoon। तो इसके लिए जो रीलिंग होती है उसके लिए स्पेशल मशीन होती है सिल्क को इकट्ठा करने के लिए, जो ये कोकून्स के ऊपर से सारा का सारा थ्रेड, जो सिल्क का थ्रेड होता है उसको निकाल लेती हैं और सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स। तो जो सिल्क के जो फाइबर होते हैं जो कोकून से निकलते हैं उनसे फिर वो सिल्क के धागे बनते हैं, सिल्क थ्रेड, विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। और फिर उस धागे से, सिल्क के थ्रेड से सिल्क के क्लॉथ बनते हैं जो वीवर्स बनाते हैं। तो अब हम इसके बाद ये सिल्क का पूरा एक वीडियो देखेंगे जहाँ पर एग्स से लेकर के वो लार्वा बनता है, लार्वे से वो कैटरपिलर बनता है और कैटरपिलर जब बड़ा हो जाता है उसके बाद वो कोकून बनाता है और कोकून बनने के बाद में मोथ डेवलप हो जाता है। हम एक कंप्लीट वीडियो देखेंगे ताकि आपको पूरा ये एग्जैक्टली प्रोसेस पूरा समझ में आ जाए।